हे गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के बारे में, जिसको हम लोग एसआरटीएफ के नाम से भी जानते हैं। ये जो है प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला वीडियो देख लिए हैं। अगर नहीं देख लिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कॉमन है। तो वो अगर आप देख लेंगे तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी प्रोसेस मेरा रेडी स्टेट में है, उनमें से जिसका भी बर्स्ट टाइम सबसे कम है उसको हम लोग रनिंग स्टेट में भेजते थे और उसका एग्जीक्यूशन होता था। लेकिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होता है कि लेट्स से ये मेरा रेडी स्टेट है और ये रनिंग। इसमें क्या होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई जिस भी जॉब का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम जो है सबसे कम है उसका हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। लेट्स से मेरे पास दो प्रोसेस है, P1 और P2। P1 का अराइवल टाइम जो है वो है 0 और P2 का जो अराइवल टाइम है वो है 2। इसका बर्स्ट टाइम है लेट्स से 7 और इसका बर्स्ट टाइम है 3। तो यहाँ पे एट टाइम 0 P1 जो है रनिंग स्टेट में जाएगा, क्योंकि और कोई प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एट टाइम 0 पे। तो P1 जो है वो चला जाएगा CPU में। तो ये अभी रनिंग स्टेट में है। एट टाइम 2 P1 के पास रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना है, तो ये 2 यूनिट टाइम जो है ये CPU में बिता चुका है, तो इसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम होगा 5। और एट टाइम टू P2 भी आ पहुंचा है रेडी स्टेट में और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 3। तो यहाँ पे क्या कंपेयर होगा 5 और 3 के बीच में किसका शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे P2 का बर्स्ट टाइम जो है वो शॉर्टेस्ट है। तो P1 को जो है हटा के P2 CPU में चला जाएगा। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ये नहीं होता था। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में अगर कोई भी जब रनिंग स्टेट में चला गया तो वो पूरा का पूरा टाइम जो है वो ख़त्म करके ही रनिंग स्टेट से निकलेगा। तो इसलिए वो नॉन प्रीएम्प्टिव था। लेकिन ये प्रीएम्प्टिव है। अगर कोई नया जॉब आ रहा है तो तभी उसके साथ कंपेयर हो जाएगा कि जो रिमेनिंग टाइम है और जो नया प्रोसेसेस है उसके साथ कंपेयर हो जाएगा कि किसका लोएस्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है, और जिसका लोएस्ट है उसी को सीपीयू में जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एसआरटीएफ के बारे में। ऑर्डर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेसेस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। और जॉब विद द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकेंड प्रोसेस है वंस ऑल द जॉब अराइव्ड इट बिहेव्स लाइक ए एसजेएफ। इसका मतलब क्या है कि अगर सारा प्रोसेस मेरा आ चुका है रेडी स्टेट में और कोई नया प्रोसेस नहीं आने वाला है तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह काम करता है। और सिमिलरली इफ टू प्रोसेस हैव द सेम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम देन ऑर्डर इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अराइवल टाइम। ये एसजेएफ के टाइम पे भी होता था और ये एसआरटीएफ में भी कॉमन है कि अगर दोनों प्रोसेस का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम सेम है तो जो ऑर्डर है वो अराइवल टाइम के बेसिस पे डिसाइड होता है। जो पहले आया है उसका पहले एग्जीक्यूशन होगा, जो बाद में आया है उसका बाद में एग्जीक्यूशन होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करेंगे तो इफ ऑल द प्रोसेस हैव सेम बर्स्ट टाइम देन इट बिहेव्स लाइक एफसीएफएस, क्योंकि वही बात है कि सारे प्रोसेस में से जो पहले आया है उसका पहले एग्जीक्यूशन होगा और उसके बाद जो आया है उसका उसके बाद में एग्जीक्यूशन होगा। तो ये एफसीएफएस जैसा बिहेव करेगा अगर मेरा जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है सबका सेम है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि डिसीजन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें अगर कोई प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है और उसका बर्स्ट टाइम ख़त्म नहीं हुआ है तब भी जो है हम लोग उसको सीपीयू से हटा के नया प्रोसेस को सीपीयू में भेज सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। और ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसका प्रीएम्प्टिव वर्सन है। ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव था, उसका प्रीएम्प्टिव वर्सन है एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे 6 प्रोसेस है और उसका अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम दिया हुआ है और हमें यहाँ पे एसआरटीएफ एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो हम एज यूजुअल गैंट चार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे एट टाइम 0 कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है, तो 0 से 1 जो है सीपीयू आइडल रहेगा। एट टाइम 1 पे P2 आया है तो P2 का अराइवल टाइम है 1। तो एट टाइम 1 P2 जो है रेडी स्टेट में आता है और उस टाइम पे कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है तो हम लोग P2 को जो है एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे। तो 1 से 2 P2 एग्जीक्यूट होगा। एट टाइम 2 कोई भी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है तो हमें कोई चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो एट टाइम 2 पे भी P2 एग्जीक्यूट होगा।
3। तो P2 का जो है अभी 2 यूनिट एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो एट टाइम 3 P1 जो है वो अराइव हो चुका है और P2 का मेरा रिमेनिंग है कितना 7। तो एट टाइम 3 पे हम लोग चेक करेंगे P1 और P2 के बीच में कितना मिनिमम है। तो देखेंगे कि P2 का मिनिमम है, तो P2 जो है फिर से एग्जीक्यूशन होगा उसका। सो 3 to 4 P2, इसका बचा 6। एट टाइम 4 P3 पहुंचता है, तो अभी कंपेयर होगा 8, 6 और 5 के बीच में। P3 का मिनिमम है, तो P3 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो 4 to 5 P3 हुआ। देन एट 5 P6 पहुंचता है और इसका 1 टाइम एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो ये रिमेनिंग है 4। तो अभी कंपैरिजन होगा P1, P2, P3, P6 के बीच में। तो 8, 6, 4, 3 मिनिमम किसका है P6 का, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 3 है। तो P6 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। सो 5 to 6 एग्जीक्यूट होगा P6। एट टाइम 6 P4 अराइव होता है, तो P6 का रिमेनिंग कितना है 2। तो अभी कंपैरिजन होगा 2, 2, 4, 6 और 8 के बीच में। तो इन दोनों का जो है रिमेनिंग बर्स्ट टाइम सेम है, 2 और 2 है। तो हम लोग इस टाई को रिजॉल्व कैसे करेंगे, अराइवल टाइम के बेसिस पे। जिसका अर्ली अराइवल टाइम है उसको हम लोग मौका देंगे। तो P6 जो है फिर से उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो ये 7 और इसका रिमेनिंग हुआ 1। तो अभी ये प्रोसेस भी आ चुका है। और मैंने क्या बोला था कि अगर सारा प्रोसेस जब आ जाएगा तो सिंपल शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह इसको ट्रीट करेंगे हम लोग। तो अभी मेरा जितने भी प्रोसेस है उसमें से मिनिमम कौन है P5 और P6। दोनों का बर्स्ट टाइम सेम हो तो हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, अराइवल टाइम की बेसिस पे। इसका P6 का अर्ली अराइवल टाइम है, तो P6 कंटिन्यू करेगा CPU में। तो ये हो गया P6, टाइम 8 तक चलेगा P6 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। उसके बाद मिनिमम कौन है P5 एग्जीक्यूट होगा, तो ये भी हो गया। उसके बाद मिनिमम कौन है P4, इसको 2 यूनिट टाइम चाहिए, तो 11। उसके बाद मिनिमम कौन है P3, ये इसको 4 यूनिट के लिए चाहिए, तो 11 + 4 15। देन P2, इसको चाहिए 6 यूनिट के लिए, तो 21। देन P1, इसको चाहिए 8 यूनिट के लिए, तो ये हो गया 29। तो अभी जो है हम लोग कंप्लीशन टाइम नोट कर लेते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 29 - 3 26, 21 - 1 20, 15 - 4 11, 11 - 6 5, 9 - 7 2, 8 - 5 3। वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 26 - 8 18, 20 - 9 11, 11 - 5 6, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 3 - 3 0। तो अब इसका एवरेज निकाल सकते हैं, इसको टोटल करके बाई 6 कर देंगे, तो ये एवरेज निकलेगा करीब करीब 11.16 और ये निकलेगा 6.5। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे भी प्रोसेस आईडी दे चुका है, अराइवल टाइम है और बर्स्ट टाइम है। हमें जो निकालना है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। तो सेम हम लोग एक गैंट चार्ट बना लेंगे। तो एट टाइम 0 हम लोग के पास है P1, और कोई भी प्रोसेस अगर अराइव नहीं हुआ है तो हम लोग P1 को जो है एग्जीक्यूशन के लिए भेज देंगे। तो P1 चला गया एग्जीक्यूशन के लिए। एट टाइम 1 P2 पहुंचता है, तो P1 का भी रिमेनिंग कितना है 7, क्योंकि ये यहाँ पे 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसका 8 से कम होकर 7 हो जाएगा। तो अभी कंपेयर होगा एट टाइम 1 पे P1 और P2 ओनली है मेरे पास, तो 7 और 4 में से कम है किसका 4, तो P2 का बस टाइम रिमेनिंग बस टाइम कम है, तो P2 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। 1 यूनिट एग्जीक्यूट हुआ और इसका रिमेनिंग हुआ 3। एट
टाइम 2 पे P3 अवेलेबल है मेरे पास। तो अभी 2, 3 और 7 में से मिनिमम किसका है 2, तो P3 का एग्जीक्यूशन होगा। P3 जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ये 1 टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा और इसका रिमेनिंग है 1। एट टाइम 3 फिर से मेरे पास एक नया प्रोसेस आ जाता है P4, इसका भी जो बस टाइम है 1 है। तो अभी इन 4 में से कंपेयर होगा तो इन दोनों का P3 और P4 का मिनिमम है, लेकिन हम लोग इस टाई को रिजॉल्व कैसे करेंगे, अराइवल टाइम के बेसिस पे। तो P3 का अराइवल टाइम अर्ली है, तो P3 को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो P3 का फिर से एग्जीक्यूशन होगा, ये चलेगा टाइम 4 तक और ये हो जाएगा ख़त्म। और एट टाइम 4 P5 भी पहुंच चुका है, जिसका वर्स्ट टाइम है 3। तो इनमें से मिनिमम किसका है, P4 का। P4 को एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे, P4 एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम के लिए, तो इसका रिमेनिंग हो गया 0। एट टाइम 5 हम लोग के पास P6 पहुंच चुका है। तो अभी हम लोग कंपेयर करेंगे 7, 3, 3, 2 के बीच में, मिनिमम है 2, तो P6 का बस टाइम जो है सबसे मिनिमम है, तो हम लोग P6 को एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। और अभी मेरे पास सारे जॉब पहुंच चुका है, तो हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है सिंपल SJF की तरह एक प्रोसेस जाएगा तो पूरा कंप्लीट होकर निकलेगा। तो P6 को भेज दिए, ये 2 यूनिट के लिए चलेगा, तो 7, ये हो गया मेरा 0। उसके बाद मिनिमम किसका है 3, 3 और 7, तो दोनों का 3 है, तो जो पहले पहुंचा है उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो P2 जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो P2 गया 7, 7 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट होगा, तो इसका हो गया 0। रिमेनिंग कौन है 3 और 7, मिनिमम कौन है 3, तो मतलब P5 होगा एग्जीक्यूट 10 से लेकर 13 तक, ये हो गया 0। फिर से कौन बचा है, P1 बचा है, तो P1 होगा एग्जीक्यूट 13 से लेकर 20 तक, क्योंकि उसका 7 बस टाइम है, तो 0। तो कंप्लीशन टाइम क्या होगा, P1 के लिए 20, P5 के लिए 13, P2 के लिए 10, P3 के लिए 4, P4 के लिए 5 और P6 के लिए 7। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 20 माइनस 0 20, 10 माइनस 1 9, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 13 माइनस 4 9, 7 माइनस 5 2। वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 20 माइनस 8 12, 9 माइनस 4 5, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 2 0। और इसके बाद आप लोग जो है इसको टोटल करके एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को अभी पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंसीडर 3 प्रोसेस ABC, मेरे पास 3 प्रोसेस है ABC, जिसको हम लोग SRTF एल्गोरिथम के बेसिस पे शेड्यूल करेंगे। सो द प्रोसेस A इज नोन टू बी शेड्यूल्ड फर्स्ट। तो मैं एक गैंट चार्ट बना लेता हूँ। इसमें बोल रहा है कि द प्रोसेस A इज नोन टू बी शेड्यूल्ड फर्स्ट, तो पहले जो है A का शेड्यूल होगा, तो A मेरा है CPU में। एंड when A हैज बीन रनिंग फॉर द 7 यूनिट टाइम, सो लेट्स से कि 0 से शुरू हो रहा है, 0 से 7 A का एग्जीक्यूशन होगा। देन द प्रोसेस C अराइव्ड एंड देन द प्रोसेस C रैन फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब C जब पहुंचा, A को हम लोग CPU से निकाल दिया और C का एग्जीक्यूशन किए 1 यूनिट टाइम के लिए। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, तो A का जो रिमेनिंग बस टाइम है वो ज़रूर C की बस टाइम से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम लोग A को निकाल के C को डाल रहे हैं CPU में। तो यहाँ पे A और C है, तो A का बस टाइम क्या होगा, A 7 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है, प्लस इसका जो रिमेनिंग बस टाइम है वो ज़रूर C के जो टोटल बस टाइम है उससे ज़्यादा होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं अभी C प्लस प्लस, C से ज़्यादा होगा। अभी क्या बोल रहा है कि when C is arrived the process C ran for 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो अभी C है और वो 1 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ।
7 से लेकर 8 तक। अभी क्या बोल रहा है कि देन प्रोसेस बी अराइव्ड एंड कंप्लीटेड रनिंग इन 2 यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब बी आया और वो 2 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ 8 से लेकर 10 तक। तो ये कब पॉसिबल है? तब जब सी का रिमेनिंग बस टाइम बी की बस टाइम से ज़्यादा हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी का जो है ऑलरेडी 1 एग्जीक्यूट कर चुका है और रिमेनिंग बस टाइम क्या होगा? बी की बस टाइम से ज़्यादा होगा और बी का बस टाइम हमें पता है वो है 2। सो देन व्हाट कुड बी द मिनिमम बस टाइम ऑफ द प्रोसेस ए एंड सी। तो हमें इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। अगर मेरा सी का जो रिमेनिंग बस टाइम है वो बी से जस्ट ज़्यादा हुआ तो बी का मेरा बस टाइम 2 है, तो अगर सी का रिमेनिंग बस टाइम 3 हो गया तो मेरा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो सी का टोटल बस टाइम कितना होगा? 1 + 3, ये हो जाएगा 4। और सिमिलरली इसको भी अगर मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना है तो क्या होगा कि ए का जो रिमेनिंग बस टाइम था वो सी के बस टाइम से जस्ट ऊपर होना है। तो सी का बस टाइम 4 है, तो ए का रिमेनिंग बस टाइम अगर 5 हो जाएगा तो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो इसका बस टाइम कितना होगा? मिनिमम होना चाहिए, तो 7 + 5 12। तो ये है इसका आंसर। अब आते हैं इसका एडवांटेजेस पे। तो ये एडवांटेज क्या है कि ये मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे मिनिमाइज होता है? ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से सिमिलर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसे टाइप के एल्गोरिदम में एवरेज वेटिंग टाइम कम होता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें स्टारवेशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर मेरा कोई एक प्रोसेस है जिसका बस टाइम बहुत ज़्यादा है और नेक्स्ट जितना भी सारा प्रोसेस है वो कम बस टाइम वाला प्रोसेस है, तो हर बार जो है उस कम बस टाइम वाला प्रोसेस को मौका मिलेगा और वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। और जो ज़्यादा बस टाइम वाला प्रोसेस है वो हो सकता है कि वो पहले आया होगा लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए जो है स्टारवेशन यहाँ पे पॉसिबल है। और भी डिटेल्स में मैं इसका एक्सप्लेनेशन किया हूँ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला वीडियो में, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि देयर में बी मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देन एसजे। तो अगर आप लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाला वीडियो देख चुके हैं तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है कि जब भी सीपीयू में कोई एक प्रोसेस को निकाल के हम लोग दूसरा प्रोसेस डाल रहे हैं तो उसको जो है हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो एक ओवरहेड है। जब भी कोई नया प्रोसेस आता है जिसका बस टाइम कम है तो हम लोग जो प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा था सीपीयू में उसको निकाल के हम लोग नया प्रोसेस को डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो ज़्यादा होने की चांसेस रह जाता है, जो इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के पीछे टाइम भी उतना ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम लोगों का रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ नया सीख पाए। और अगर आपको अच्छा लगा ये वाला लेक्चर तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।